नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपके हिंदी विषय का पाठ 2 जिसका नाम है गीत। तो ये जो कहानी यहाँ पर दी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सलाम बिन रजाक। देखो यहाँ पे नाम दिया गया है सलाम बिन रजाक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो देखो, इनका जन्म हुआ था 1941 पनवेल महाराष्ट्र में। और इनका परिचय देखो, तो सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो माहिम के खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी का अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच, ये सभी इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख शांति समरसता संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मन भेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। तो ये था गद्य संबंधी। अब हम चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, शब्द वाटिका। देखो, शब्द वाटिका हम पहले क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर इस पाठ में कोई कठिन शब्द आया तो हमें उसका मतलब पता रहेगा, है ना। तो देखो, परागंदा, इसका मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त मतलब इधर उधर कुछ भी ऐसे पड़े रहना। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका घर है, ठीक है, तो वहाँ पे सभी चीज़ें क्या है, अस्त व्यस्त है। मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं। अगर आप कोई चीज़ ढूंढने जाते हो, आपको मिलती नहीं, पता नहीं क्यों सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, अस्त व्यस्त बोलते हैं। मोरछल, अरे मोरछल मतलब क्या, मोर पंख का बना चंवर। देखो, मोर पंख का आपने चंवर मतलब जिसको डुलाते हैं, जिससे हमें, मान लो हमें गर्मी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो चंवर डुलाते हैं ना, वही। तो मोर पंख का वो चंवर बना हुआ, उसको क्या बोलेंगे, मोरछल। फिर अनुरोध, अनुरोध मतलब आप लोग को पता है, विनती करना। फिर बोझिल, बोझिल मतलब क्या होता है, भारी या फिर वजनदार। फिर अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब क्या, जिसने अभ्यास किया हो, पूरा निपुण हो। अपलक मतलब क्या, एकटक। अपलक, देखो ध्यान से इसको समझिएगा। अपलक, पलक मतलब क्या होता है, आँख की पलकें, आपको पता है। यहाँ पे क्या लगा दिया, अपलक मतलब एक टक, ठीक है, एक टक किसी को देखते रहना, समझ में आ रहा है, मतलब पलक बिना झपकाए। मुहावरे देख लेते हैं। तो दिल तड़पना मतलब क्या होता है, बेचैन होना। आंखें फाड़कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना। नजरों से ओझल होना मतलब गायब होना। एंड गले लगाना मतलब क्या होता है, प्यार से मिलना। तो आपने शब्द वाटिका देख लिया। अभी चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं, पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा। बहुत अच्छी कहानी है, थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको समझ आएगी। देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर लेखक जी, कि मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है, बस क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक जी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। देखो, बच्चे कैसे होते हैं, मतलब कभी कभी वो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं ना, हाँ मुझे तो कहानी सुननी है ना। अगर आपके घर पे भी बच्चे होंगे तो जो आपके बड़े होंगे, जैसे कि दादा दादी, मम्मी पापा, उनको जब सोने का टाइम होता होगा तो वो क्या कहते होंगे, नहीं मुझे कहानी सुननी है, ठीक है। तो इसी तरह से लेखक के बेटे ने भी क्या अनुरोध किया कि पापा मुझे कहानी सुनाइए, ऐसा उसने विनती की अपने पिताजी से। तो पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। मतलब वो जो हमारे लेखक जी थे वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे।
और इस पर से जो दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबर थी, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया था, मतलब उनके मन और मस्तिष्क को एकदम बोझिल मतलब भारी सा कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे दूरदर्शन से जो खबरें टेलीकास्ट हो रही थी वो कुछ ऐसी थी जिससे उनका मन और मस्तिष्क कैसा हो गया था, बोझिल हो गया था। ठीक है, लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। फिर यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया जो है पूरी की पूरी दुनिया किस पर बैठी है, बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस, क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है। मतलब देखो ये पंक्तियाँ, ये जो लाइन है, ठीक है, इनको पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे दूरदर्शन से क्या टेलीकास्ट हो रहा था, ऐसे बम ओम के बारे में दूरदर्शन पे बताया जा रहा होगा। इसी वजह से तो इनको क्या लगता था कि पूरी दुनिया क्या बैठी है, बारूद के ऊपर बैठी है और बस एक माचिस जलाया कि सब कुछ साफ, फिर से हम आदिकाल में पहुंच जाएंगे। मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। परागंदा का मतलब हमने क्या देखा था, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। परागंदा मतलब अस्त व्यस्त। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था, मतलब मेरा मन क्या था, बेचैन, और जो मेरा मस्तिष्क था वो कैसा था, परागंदा, मतलब एकदम से अस्त व्यस्त था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, पुचकारना मतलब क्या, मैंने बेटे को प्यार से कहा, क्या कहा कि आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं, हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। क्या बोलते हैं लेखक अपने बेटे से कि बेटा आज नहीं, आज तुम्हारे पापा बहुत थक गए हैं, हम आपको कल कहानी सुनाएंगे बहुत अच्छी सी। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा ठीक है हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। देखो बेटा तो जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं हमें तो कहानी सुननी है। तो पापा ने क्या कहा, मतलब लेखक जी ने क्या कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं आपको कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन आप मुझे मतलब मैं आपसे एक मतलब एक बात बोलता हूँ कि जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आप बीच में कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। फिर बेटे ने क्या कहा कि हाँ पापा ठीक है आप कहानी सुनाइए, मैं आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो अब देखिए पिताजी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, मैंने कहानी शुरू की, मतलब ऐसे करके लेखक जी ने कहानी शुरू की कि पुराने ज़माने की बात है, कितनी पुरानी, वह बीच में बोल पड़ा। तो देखो अभी पिताजी क्या बोल रहे हैं कि पुराने ज़माने की बात है, तो तभी बच्चे ने क्या बोला कि कितनी पुरानी, समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या बोला था कि बीच में कोई भी प्रश्न मत पूछना, तो बेटा क्या बोलता है कि पापा कितनी पुरानी। तो फिर पिताजी क्या बोलते हैं, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। देखो फिर पिताजी कहते हैं कि अरे मैंने तुमको बोला था ना कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। तो फिर ये लड़का क्या बोलता है कि ओहो सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। फिर उसने सॉरी बोला कि पापा ठीक है अब से मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं भूल गया था। ठीक है, वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 200 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000-1200 वर्ष पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा। देखो फिर लेखक जी कहानी को जारी रखते हुए क्या कहते हैं कि वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मतलब ये जो बात है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, मतलब यही कोई 50 साल हुए होंगे, या फिर हो सकता है कि 100 और 200 बरस पुरानी हो, मतलब 200 साल पुरानी हो, और अधिक से अधिक हो सकता है कि 1000-1200 वर्ष पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा, ऐसा लेखक जी ने कहा, मतलब उस लड़के के पिताजी ने कहा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों
और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। तो समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे जो हमारे लेखक जी हैं वो अपने बच्चे को कहानी सुनाते हुए क्या कहते हैं कि उस ऊंची पहाड़ी के पीछे क्या थी, मतलब वहाँ पे एक ऊंची पहाड़ी थी, जो वो बताते हुए कहते हैं कि उस ऊंची पहाड़ी के पीछे क्या थी, एक बस्ती थी। और बस्ती सचमुच क्या थी, बहुत ही पुरानी थी। बस्ती में कैसे मकान थे, ऊंचे ऊंचे मकान थे। एक एक शब्द पे गौर करिएगा, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होती है तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, उत्तर लिखना पड़ता है। आपको प्रश्न दिए रहेंगे, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो जब तक आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, एक एक शब्द को समझेंगे नहीं, तब तक आप उत्तर कैसे लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ आप उसको एकदम ध्यान से समझिएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में उत्तर ढूंढ पाएंगे और लिख पाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे लेखक जी क्या बोल रहे हैं कि बस्ती जो थी उसमें ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियाँ थी। क्यारियाँ आपको पता है ना, क्यारियाँ मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप गांव जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे खेत में ना क्यारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, कोई फसल ऐसी होती है जो हमें क्यारियों पे लगाना पड़ता है, या फिर क्यारियों के बीच में जो भी जगह होता है वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो क्यारियाँ आपको पता होगा अगर आप गाँव जाते होंगे तो वहाँ पे फूलों की क्यारियाँ लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे। मतलब वो जो फूलों की क्यारियाँ थी वहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। और फूलों की वजह से देखो, जहाँ पे फूल रहेंगे वहाँ की हवाएं भी क्या होंगी, सुगंधित होंगी, है ना। तो वो जो फूलों की क्यारियाँ थी जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे, वहाँ की जो हवाएं थी, ठीक है, हर पल भीनी भीनी खुशबू उसमें रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था। और ये तो बस्ती की बात हो गई। अब बस्ती के बाहर क्या था, बाग थे। बाग आपको पता है ना, बाग जहाँ पे फूल पौधे होते हैं और पेड़ होते हैं, है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं। ठीक है, तो बस्ती के बाहर क्या था, बाग था, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। और उस बाग में क्या थे, तरह तरह के जो पेड़ होते हैं, मतलब फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ मतलब क्या, फल देने वाले पेड़। जैसे कि आम की बात करें तो आम क्या है, फलदार पेड़ है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, फल देता है। सही है ना। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते थे। और उन पेड़ों पर जो परिंदे होते हैं, परिंदे मतलब क्या, जो पक्षी होते हैं, ठीक है, वे सुबह शाम क्या करते थे, चहचहाते थे, है ना। जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे देखना पक्षी आकर के ची 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 करेंगे। तो यहाँ पे लेखक जी यही बोल रहे हैं कि बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती थी। और बस्ती के पास से एक क्या गुजरती थी, एक नदी भी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती कैसी होती थी, जल संपन्न, मतलब हमेशा जल संपन्न रहती थी, मतलब वहाँ की धरती उस पर जल रहता था। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। और उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे मनुष्य तो मनुष्य, मतलब मनुष्य तो मनुष्य है, खैर उसको तो दाने की या फिर खाने की कमी नहीं होगी, लेकिन जो ढोर डंगर थे उनको भी दाने चारे की कभी भी कमी नहीं होती थी। गाय बहुत सारा दूध देती थी। और उस टाइम पे क्या होता था कि गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती के लोग प्रसन्नचित, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। मतलब बस्ती के लोग कैसे थे, हमेशा खुश रहने वाले थे। मिलनसार मतलब झगड़ा उगड़ा किसी से भी नहीं करते थे। और शांति प्रेमी थे, शांति से रहते थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियां काटते और औरतें चूल्हा चक्का संभालती थी। जो पुरुष थे वो क्या करते थे, खेत खलिहानों और बागों में काम करते थे, फिर पशुओं को चराते थे, है ना। जो गाय भैंस होती है उनको गांव में अगर अभी भी आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे तो क्या करते हैं लोग, गाय भैंस जो होती है उनको खेत में लेकर के जाते हैं और फिर उनको चराते हैं। ठीक है, बकरियाँ भी होती है तो उनको भी ले जा कर के चराते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे, पशुओं को चराते थे, लकड़ियाँ काटते थे और औरतें क्या करती थी, चूल्हा चक्का, मतलब वो घर का काम संभालती थी।
उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, और उनमें जो शक्तिवान पुरुष थे, शक्तिवान मतलब क्या, जिनके पास शक्ति होती थी, थोड़ी ताकत होती थी, वो क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे, लाठी बल्लम खेलते थे। चित्रकार क्या करते थे, चित्र बनाते थे, और कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती, मतलब क्या हुआ इसका कि उस बस्ती में हमेशा खुशहाली छाई रहती, कभी भी दुख तो कभी भूल कर भी उधर नहीं जाता था। ठीक है, तो इतना सुंदर ये जो वर्णन यहाँ पे कवि जी ने किया है, इसको सुन करके हमें भी ऐसा, मतलब हमारे मन में भी ऐसे एक चित्र तो आ ही रहा होगा कि वो बस्ती कैसी थी, कैसे वो नदी वहाँ से गुजरती थी, है ना। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन में ना उनके चित्र बनने लगते होंगे, बनने लगते हैं, है ना। तो आपके मन में भी ऐसे बन रहे होंगे कि बस्ती कैसे थी, फिर फूलों की क्यारियाँ कैसे थी, बाग कैसे थे। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं लेखक जी की कहते हैं, बस्ती के पास एक ही घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचोली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। अब देखो यहाँ पे जो लेखक जी हैं वो क्या कहते हैं अपने बेटे को, कि कहते हैं, क्या कहते हैं कि बस्ती के पास ही एक घना पेड़ था, उस पर कौन रहती थी, एक परी रहती थी। कौन रहती थी बच्चों, एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली। मतलब वो परी कैसी थी, नन्ही सी, मुन्नी सी और मोहनी मूरत, मतलब उसका जो मूरत था, ठीक है, उसको जो भी देखे वो एकदम मोहित हो जाए। ठीक है, मोहनी मूरत और मासूम सी सूरत वाली। उसकी सूरत कैसी थी, एकदम मासूम सी थी। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। मेहरबान का मतलब क्या, उन पर बहुत, जैसे हम पर कोई मेहरबान होता है ना, मैं आपको बताती हूँ एक उदाहरण से। जैसे समझो आपका छोटा भाई है, ठीक है, आपके छोटे भाई को आपसे कुछ काम करवाना है, तो उस दिन वो क्या करेगा, आप जो जो उसको बोलोगे वो काम करेगा, है ना, क्योंकि उसको उसका काम करवाना है। ठीक है, तो आप जो जो बोलोगे वो काम करेगा। आप बोलोगे पानी लाओ, मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, वो सब काम करेगा। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि आज आपका भाई आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। तो वैसे ये जो परी थी वो गाँव वालों पर बहुत ही मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। मतलब वो जो परी थी वो अक्सर क्या होता है कि वो अपने चमकदार, मतलब परी है तो उसके जो पंख रहेंगे वो चमकदार ही रहेंगे, तो उसके जो चमकदार पर थे उनके साथ वो उड़ती हुई आती थी और जो उनके बच्चे रहते थे, जो रोते हुए रहते थे, उनको गुदगुदा करके हंसा देती थी। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती थी। और परी क्या करती थी, लड़कियां जो थी उनके साथ सावन के झूले झूलती थी और आंख मिचोली खेलती थी। लड़कों के साथ क्या करती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, नदी नालों में तैरती थी, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती थी। कौन, परी। चलो आगे देखो। दिन गुजरते रहे, समय का पंछी काले सफेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलते रहा। फिर यहाँ पर लेखक जी लिख रहे हैं कि दिन ऐसे ही करके गुजरते रहे। ठीक है, दिन जो है मतलब जो समय है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है, चाहे वो खुशी हो या फिर आपके जीवन में दुख हो, है ना। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो दिन भी क्या होता है, बीतता ही है ना। ऐसा नहीं कि आज खुशी का दिन है तो ये ऐसे ही रहेगा, नहीं, वो दिन क्या होता है, बीत जाता है। वैसे अगर आपके जीवन में कभी दुख आते हैं तो वो दिन भी बीत जाता है। वैसे ही करके जो इनके इतने खुशी के दिन थे बस्ती वालों के, ठीक है, वो मतलब दिन क्या हुए, धीरे धीरे करके बीतते रहे। समय का पंछी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा। मतलब जो समय का पंछी है, देखो समय को एक तरह से हम पंछी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना। क्योंकि भगवान ने भी जब इस धरती पे जन्म लिया तब वो छोटे से बालक थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके समय गुजरता गया, वो धीरे धीरे बड़े होते गए, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो समय है ना वो किसी के लिए भी नहीं रुकता। समय का पहिया चलता है। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, समय का पंछी भी बोल सकते हो। वो क्या करता रहा, उड़ता रहा काले सफ़ेद परों के साथ। काले सफ़ेद परों मतलब क्या, जैसे समय कैसे बीतता है, रात आती है तो उसको बोल दिया काला, एंड फिर दिन आता है तो उसको बोल दिया सफ़ेद। तो वो अपने काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपने निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीनों पर भी नजर रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उड़ गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे लेखक जी और किसी की बात नहीं बल्कि हमारी ही बात कर रहे हैं कि पहले हमारा जीवन कैसा होता था। हम सब एक साथ मिलकर के रहते थे। समझ में आ रहा है, मतलब अगर कोई एक इंसान दुखी हुआ तो हम उसके दुख के साथ दुखी हो जाते थे। उसको मतलब कोई अगर परेशानी में होता तो सोचते थे कि उसकी परेशानी कैसे हम दूर कर सके। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर कोई दुख में होता है तो क्या चाहते हैं हम कि हाँ और भी दुखी हो जाए। ठीक है, उसको सोचते हैं कि किस तरह से उसको और दुखी करें। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लेखक जी ने उनके मन के जो विचार हैं उनको यहाँ पे व्यक्त किया है। आपको समझ में आएगा। देखो क्या कहते हैं कि फिर पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। मतलब किसी ने क्या किया, उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से क्या हुआ, उनके खेत तो फैलते गए। मतलब उनके खेत तो फैलते गए, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने खेत तो फैलाए लेकिन जो उनका मन था वो सिकुड़ने लगा। देखो बच्चों, पहले क्या होता था, अगर किसी के पास इतनी सी चीज़ है ना तो भी वो क्या सोचेंगे कि मैं मिल बांट करके लूँ। ठीक है, अगर आपके पास इतनी सी भी चीज़ है तो क्या होता था कि हम मिल बांट करके लेंगे उसको। लेकिन अब क्या होता है, आपके पास ज़्यादा चीज़ है, मतलब खेत तो फैलते गए लेकिन जो मन है वो सिकुड़ने लगा। मतलब आपके पास ज़्यादा तो चीज़ है लेकिन अब आप देना नहीं चाहते हो। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। मतलब गोदाम तो अनाजों से भर गए, बहुत सारा अनाज भर गया गोदाम में, लेकिन जो नियत है उसमें खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। नतीजे के तौर पर क्या हुआ, खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। और लालच ने क्या किया, उनके मन में स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। किसकी वजह से, स्वार्थवश। पहले सब लोग मिल बांट कर खाते थे, कोई ये नहीं सोचता था कि मैं अपना उसको खिला रहा हूँ या फिर मैं उसका खा रहा हूँ, ऐसा नहीं, सब मिल बांट कर खाते थे। लेकिन अब हर चीज़ विभाजित होने लगी। इतना है तो इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा, बस इससे ज़्यादा हम तुमको नहीं देने वाले। समझ में आ रहा है आपको। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर लिया। देखो ध्यान से सुनना, खेत खलिहान ठीक है बटे, बाग बगीचे बटे, घर आंगन, और यहाँ तक, घर आंगन तो बचा, यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, अपने पूजा घरों तक को भी बांट लिया। पहले कैसे सब मिलजुल करके रहते थे, लेकिन अब क्या किया है उन्होंने, अपने पूजा घरों तक को भी बांट लिया है और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर लिया है।
उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। अभी देखो, अभी आपके समझो आपके हाथ पे क्या है, सरसों है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी हवा आती है तो कैसे उड़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे लेखक जी यही बोल रहे हैं कि जो उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता थी जो पहले थी, वो हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई फुर्र से। दावतों का सिलसिला बिखर गया, मतलब अब कोई भी एक साथ खाना नहीं चाहता। कैसे सब लोग मिलजुल करके खाना खाते थे, ठीक है। महफिलें क्या हुई, उजड़ गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। पहले क्या होता था, तस्वीरों के रंग कैसे होते थे, मतलब सब लोग उसको देखते थे, लेकिन अब तस्वीरों के रंग कैसे हो गए, अंधे हो गए, और जो गीतों के जो बोल थे, ठीक है, वो कैसे हो गए, बहरे हो गए। अब ना कोई तस्वीर बनाता था, ना कोई गीत गाता था। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि चित्रकार चित्र बनाते थे, कवि गीत गाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, मतलब जैसे जैसे समय बीता, दिन गुजरे, तो अब क्या हुआ, अब न कोई तस्वीर बनाता था और न ही कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि मतलब नुकसान पहुंचाने के फिक्र में रहता, कैसे किसी को दुख तकलीफ दी जाए। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। देखो ये जो परी थी, नन्ही परी, ये बस्ती वालों के ऐसे रंग ढंग देख करके बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि आखिर ये बस्ती वालों को हो क्या गया है, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के ये दुश्मन हो गए हैं। लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह अब भी बस्ती में जाती, और वो जो परी थी वो अब भी बस्ती में जाती थी, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती थी। मतलब अभी भी वो परी जाती थी, बच्चों को क्या करती थी, गुदगुदाती थी और औरतों के साथ गीत गाती थी। उनके खेत खलियानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती। मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते, मतलब पहले जैसे ध्यान देते थे वैसे अब नहीं देते। अब उसकी तरफ वो लोग बहुत कम ध्यान देते थे। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी, और इस कारण से मतलब कोई उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। इसलिए मतलब इस उपेक्षा के कारण वो क्या करती थी, वह एकदम उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया, और इस वजह से लोग जब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, तो इसी कारण से उसने क्या किया, बस्ती में आना जाना कम कर दिया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। और फिर एक दिन वो भी आया जिससे मतलब उस दिन उसने क्या किया, मतलब उस दिन से परी ने उस बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। ठीक है। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों के टहनियों से झूले उतार लिए, बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करें। देखो बच्चों क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हमारे लेखक जी कि बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझ गए थे, मतलब उनके बीच में इतने झगड़े टंटे हो रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। मतलब वो अपने में ही इतना उलझे हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि ये परी अब हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है। ठीक है। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए, मतलब देखो पहले परी आती थी औरतों के साथ गीत गाती थी, लेकिन जब उनके गीत कैसे हो गए, बेसुरे हो गए, और कुंवारियों ने क्या किया, जो लड़कियां जा कर के झूले झूलती थी उन्होंने जब झूले उतार लिए तब, और जो बच्चे थे वो पहले कैसे खिलखिलाकर हंसते थे क्योंकि परी आकर उनको गुदगुदाती थी, तो जब वे बच्चे भी हंसना भूल गए तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कोई अपनी अनमोल सी वस्तु को खो दिया है। बस्ती वाले चिंतित हो गए और बस्ती वाले एकदम से परेशान हो गए, उसे कहाँ ढूंढे और कहाँ पर हम तलाश करें। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मतलब सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर ढूंढा, जो उनके घरों के आंगन थे वहाँ पर जाकर के उस परी को ढूंढा। मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं भी नहीं थी। इतने जगह उन्होंने देखा लेकिन वह परी उनको कहीं भी नहीं मिली।
अब उनकी चिंता बहुत बढ़ने लगी, ठीक है, उनकी चिंता क्या हुई, बढ़ने लगी। मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। मतलब क्या हुआ, जब परी नहीं मिली तो ये मिल बैठकर कुछ सोचे, इसकी बजाय वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे ही आरोप कर रहे थे कि नहीं तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, परी हमसे रूठ करके चली गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, नहीं तुम्हारी वजह से, नहीं तुम्हारी वजह से, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि उनके दिलों में जो नफरत थी वो और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। आप देखो, अब तो और भी दिन बेकार आ गए। क्या किया उन्होंने, जो दूसरों के खेत खलिहान होते थे उनमें कोई फसल होती थी तो उसको बर्बाद कर देते थे, किसी के पशु रहते थे तो उनको चुरा लेते थे। धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश, ये सभी तो रोज का नियम बन गया था। मतलब ये तो रोज ही होते थे। पहले कभी कभी ऐसा सुनाई देता था, लेकिन अब तो रोज का हो गया है। हत्या हुई किसी की, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, फरेब किया, विनाश, ये सभी तो रोज का नियम बन गया था। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बढ़ गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मुठों पर मजबूती से कसी हुई थी, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। देखिए फिर यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं लेखक जी कि जब पानी सर से ऊंचा हो गया, मतलब जब बहुत ज़्यादा अति हो गई और कोई भी बचाव का उपाय नहीं सूझ रहा था, तब बस्ती वालों ने तय किया कि ये रोज़ रोज़ का जो उपद्रव है, इससे अच्छा है कि हम इस कहानी को यहीं पर मतलब हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। और इस निर्णय के बाद जो लोग थे वो दो गुटों में बट गए, मतलब दो टीमों में बट गए, आप ऐसे समझो। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। बल्लम मतलब क्या होता है, भाला, और तलवार तो आपको पता है। तो जो सारे युवक थे वो अपने हाथों में बल्लम और तलवारें लेकर के मैदान में एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो गए और उनकी जो आंखें थी वो उनमें क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और जो उनकी मुट्ठियां थी वो बल्लम और तलवारों की मुठों पर मजबूती से कसी हुई थी। मतलब उन्होंने तलवार और उस बल्लम को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था और एक दूसरे पर झपटने के लिए एकदम तैयार खड़े थे कि कब मौका मिले और कब हम एक दूसरे को ख़त्म करें। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे कि परिंदे का कोमल पर हवा से कांप रहा हो। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ के डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नूचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियाँ तनिक ढीली हुई। देखो अभी समझना है इस बात को। इसके बाद क्या हुआ, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर झपटने को तैयार थे, तभी एक अनहोनी हुई। क्या हुआ कि फिजा में एक महीन सा सुर, मतलब एक सुर मतलब क्या होता है, जैसे किसी का गाना गाना, ठीक है, तो ऐसा बुलंद हुआ जैसे कि किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। मतलब एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, ठीक है, और कोई गा रहा था। फिर जब उन्होंने आवाज़ की ओर देखा तब तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा
तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल कैसे थे? बिखरे हुए थे, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, कपड़े पूरे फटे हुए थे जैसे कि वह कटीली झाड़ियों के बीच से आई है, उसके पाँव नंगे थे और उसके तलवे कैसे थे? जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर के खड़ी हो गई और उसने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे कि वो उनको क्या करना चाहती थी? रोकना चाहती थी कि बस करो, अब मत लड़ाई करना, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? जो तलवार उन्होंने एकदम कस करके पकड़े हुए थे, तलवार और बल्लम, उनकी जो मूठें थी वो थोड़ी ढीली हुई। वह गा रही थी। क्या गा रही थी? उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगे। लोग अचरज से आंखें फाड़े मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे। देखो, वह गा रही थी और जो उसकी आवाज़ थी उसमें ऐसा दर्द था कि जो उनके सीने थे उनमें दिल तड़प उठे। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, ठीक है, और वो इतनी बुलंद हुई कि सितारों को छूने लगी। उसकी आवाज़ क्या हुई? चारों दिशाओं में फैल गई और फैलती गई, और वो इतना फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की वजह से प्रतिध्वनि, मतलब उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि की वजह से गूंजने लगे, ठीक है। लोग आश्चर्य से आंखें फाड़े मुंह खोले और उसका गीत सुनते रहे, ठीक है, सुनते रहे। वो लोग अभी हमला नहीं कर पा रहे, बस उसका गीत सुन रहे हैं। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की झाड़ियों में परिवर्तित हो गईं और बल्लम मूर्छल बन गए। देखो, उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके हाथों में दबी तलवारें थी वो फूलों की झाड़ियों में परिवर्तित हो गई, और जो बल्लम थे, मतलब जो भाला था, वो किस में बदल गया? मूर्छल। मूर्छल मतलब क्या? मोर के पंखे का चवर, इसमें बदल गया, ठीक है। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बंधते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जाए हो। और फिर क्या हुआ? मतलब धीरे धीरे जो गीत थे उनके कानों में घुलते गए, मतलब जो कानों में रस घोलते रहे, ठीक है। वो जो गीत के बोल थे उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वो सब, मतलब वो धीरे धीरे एक दूसरे से एक ही अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ते चले गए, जैसे वो एक ही माला के क्या हो? मोती हो, एक ही माँ के बच्चे हो। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और धीरे धीरे क्या हुआ? गीत समाप्त हुआ और जो वो लोग थे वो अपनी जो उनकी आस्तीनें थी, मैली आस्तीनें, आस्तीनें मतलब क्या होता है? बाँ होता है ना, कपड़े का आस्तीन, ठीक है, उससे वो आंसू पोंछते हुए, सब लोग रो भी रहे थे ये गीत को सुन करके, फिर एक दूसरे के गले लग गए, ठीक है। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल आवाज़ें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उस बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। फिर सुनो बात को, जब सब लोग का रोध होकर के हो गया, सब एक दूसरे से मिल गए, फिर उन्होंने क्या किया? अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, लेकिन वो उनकी नज़रों से क्या हो गई थी? ओझल हो चुकी थी, मतलब वो वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने उसको बहुत ढूंढा, जंगल जंगल वादी वादी खूब ढूंढा, मिन्नतें की आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो तब भी नहीं आई। तब बस्ती वालों ने क्या किया? उसके याद में एक मूर्ति बनाई और उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से ज़िंदगी बिता रहे हैं। देखो, फिर यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि कहते हैं कि आज भी जो बस्ती के लोग हैं, अगर उनमें कोई भी विवाद होता है तो वो क्या करते हैं? उस मूर्ति के पास आते हैं और वो जो गीत था उसी को दोहराने लगते हैं। इस तरह से जो गाँव वाले हैं वो सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। जैसे उनके दिन फिरे खुदा हम सबके भी दिन फेरे, मतलब जैसे उनके दिन फिरे, पहले वो कैसे रहते थे, फिर बाद में बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन फिर मिलजुल कर रहने लगे, वैसे ही भगवान करे कि हम सब भी
मिलजुल करके रहें, मतलब हमारे जो पहले दिन थे वे सभी वापस आ जाएं। मैंने कहानी ख़त्म करके अपने बेटे की तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी ख़त्म हो गई। देखो फिर लेखक जी बोल रहे हैं कि मैंने कहानी ख़त्म करते हुए अपने बेटे की तरफ देखा, तो मैंने क्या कहा अपने बेटे से कि बेटा चलो अब सो जाओ, कहानी ख़त्म हो गई है। तो उसने कहा, क्या कहा? पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था और तुमने नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। तो फिर ये लड़का क्या कहता है, मगर पापा कहानी तो ख़त्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। फिर लड़का क्या कहता है कि पापा अब तो कहानी ख़त्म हो गई, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर चुपचाप रहा, मतलब जो उसके पापा थे वो थे थोड़ी देर चुपचाप रहे और फिर बोले कि चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो फिर वो लड़का बोलता है कि पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। ठीक है, उसने उस गीत के बारे में पूछा कि वो कौन सा गीत था। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला मतलब फिर लेखक जी लिखते हैं कि मैंने थोड़ी देर मतलब चौंक करके उसको देखा, थोड़ी देर चुप रहा और फिर मैंने बोला कि मुझे वो गीत याद नहीं है बेटा। तो फिर बेटा क्या बोलता है, नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वो गीत सुनाइए वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। फिर लड़के ने क्या कहा कि नहीं पापा, मुझे वो गीत सुनना है, आप मुझे सुनाइए, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप मुझे ऐसे ही कोई भी कहानी सुना रहे थे। फिर लेखक जी बोल रहे कि मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा यह कहानी झूठी है, कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं। फिर दबे स्वर में क्या बोले कि हाँ बेटा ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ये कैसी है, झूठी है, कहानियाँ अक्सर काल्पनिक ही होती हैं, कोई भी असली नहीं होती। वह मुझे उसी तरह की अपलक देखता रहा, मतलब उसी तरह अपलक देखता रहा। तो उसके बाद वो जो लड़का था वो अपने पिताजी को ऐसा बिना पलक झपकाए देखता ही रहा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो? वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। फिर पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा ये कहानी तो झूठी थी लेकिन आप इसको सच्ची बना सकते हैं। तो फिर बेटा पूछता है कि हाँ पापा कैसे, बताइए। तो जो पिताजी थे वो क्या बोल रहे हैं कि बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई, सच पापा? देखो फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा बड़ा होकर तुम वो गीत लिख सकते हो जो गीत उस परी ने गाया था। तो फिर बेटा बोलता है कि सच में पापा? एकदम सच, उसके पापा बोलते हैं। उसके बाद उसने गले में बाहें डाल दी, यू आर सो स्वीट पापा। फिर उसने गले में बाहें डाल करके क्या बोलता है कि पापा यू आर सो स्वीट। उसने आंखें बंद कर ली, वह जल्दी से सो गया, मगर रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। मतलब इसके बाद क्या हुआ, देखो वो जो बेटा था वो सो गया था, मतलब जो लेखक का बेटा था वो सो गया था, लेकिन जो पिताजी थे मतलब लेखक जी बोल रहे हैं कि मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा जैसा गीत उस परी ने गाया था। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये कहानी क्या होती है, ख़त्म होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्यारी सी कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग थी, आप लोग को अच्छी भी लगी होगी। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।